नमस्कार साथियों, मेरा नाम अंकुश कुमार दुबे और हम आपका स्वागत करते हैं एडू परफेक्शन क्लासेस में। आज हम कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में बात करने जा रहे हैं, खासकर कि इतिहास विषय के बारे में, जो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इससे पहले करंट अफेयर की क्लासेस हमारे सिंटू सर ने पहले से ही ले रहे हैं वो। जैसे उनकी मंथली करंट अफेयर की क्लासेस है वो 3 क्लासेस आई थिंक हो चुकी हैं या 2 क्लासेस, अप्रैल का और मार्च का, ठीक है। और आज इतिहास के विषय का हम लोग प्रश्न, खासकर प्रश्न वाइज हम लोग सारे टॉपिक्स को कवर करने जा रहे हैं, जिसमें पहला चैप्टर रहेगा हमारा यूरोपियों का आगमन से। और ये आधुनिक भारत का आप जानते हैं जैसे कि पहला चैप्टर है। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और ये सारे प्रश्न जो भी आपको सेशंस यहाँ पे मिल रहे हैं, चाहे वो करंट अफेयर का हो, चाहे वो इतिहास से संबंधित हो, चाहे वो जियोग्राफी से संबंधित हो, चाहे वो साइंस का हो, ये सारे आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। और जैसे बीपीएससी हो गया, आने वाले जो भी एग्जाम्स हैं, बीपीएससी हो गया, दरोगा हो गया, रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, जो भी एग्जाम्स हैं आपके, वहाँ आपको इससे बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पूरे सेशन को अच्छे से देखिएगा और सारे क्वेश्चंस का आंसर आप अच्छे से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो आइए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं, अपने पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है हमारा कि भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा था? ठीक है, ऑप्शन है आपके स्पेन, पुर्तगाल, हॉलैंड, फ्रांस। तो आपका इसमें ऑप्शन बी आंसर सही है, ठीक है। पुर्तगाल था पहला। और पुर्तगाल में पहला कौन आया था पुर्तगाल से, जो सबसे पहला यात्री, जिसका नाम था वास्को डी गामा, ठीक है। कब आया था वास्को डी गामा? कब आया था डी गामा? कब आया था ये? कब आया था? 1498 में आया था। ऐसे ही आपको यहाँ दिखेंगे 100 प्रश्न, पर ये 100 प्रश्न आपको मिलेंगे 150 प्रश्न के बराबर, ठीक है। तो आप उम्मीद एकदम बनाए रखिएगा सेशन में, और सेशन को पूरी तरीके से कंप्लीट देखिएगा, ठीक है। यहाँ आपको एक प्रश्न के साथ 2 प्रश्न, 3 प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। तो आसानी से आप आराम से देखते जाइए और सारे प्रश्न के जवाब आप कमेंट सेक्शन में देते जाइएगा आराम से, ठीक है। कई जगह पे आपसे एक प्रश्न की जगह पे हम एक प्रश्न भी करेंगे, आपको उसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है। जैसे दूसरा प्रश्न है, भौगोलिक खोजों के प्रणेता, जैसे पितामह, किसे जाना जाता है? इसके रूप में किसे हम जानते हैं? पहले हैं कोलंबस, दूसरे हैं मैगेलन, तीसरे हैं हेनरी द नेविगेटर और चौथे हैं वास्को डी गामा। तो आप सभी ये जानते हैं कि हेनरी द नेविगेटर थे, जिनको आधुनिक भौगोलिक खोजों के प्रणेता के रूप में जाना जाता है हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। तीसरा प्रश्न है कि बार्थोलोम्यू डियाज ने 1487 ईस्वी में किस अंतरिक्ष की खोज की थी, जिसका मूल नाम तूफानी अंतरिक्ष था? ये देखिए, एक और यहाँ पे आपको चीजें मिल रहा है कि तूफानी अंतरिक्ष। तूफानी अंतरिक्ष किस अंतरिक्ष का नाम था? आप बताइए। यहाँ पे इसका नाम था केप ऑफ गुड होप, ठीक है, उत्तर मीमांसा अंतरिक्ष, इसी का नाम था तूफानी अंतरिक्ष। इसका मूल नाम क्या था? तूफानी अंतरिक्ष, ठीक है। इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा, सारे सेशंस आपको, और क्वेश्चंस काफी चुनिंदा हैं आपको, ठीक है। आप भरोसा रखिए और सेशन को कंप्लीट करिए, पूरी तरीके से कंप्लीट करिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये कथन निष्कर्ष है, और कथन निष्कर्ष आपको इस तरीके से नहीं दिया गया है कि सिर्फ कथन हो और निष्कर्ष हो, आपको इसमें से आंसर चूज करना है। ये कथन निष्कर्ष भी अपने आप में एक आपको इंफॉर्मेशन है आपके परीक्षाओं के लिए, ठीक है। इस पर भी ध्यान दीजिएगा कि पहला कथन है, कोलंबस ने 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज की थी, ठीक है। कोलंबस कहाँ का यात्री था? कोलंबस था स्पेन का यात्री, ठीक है। स्पेन का था कोलंबस, जिसने अमेरिका की खोज की थी 1492 ईस्वी में। दूसरा कथन है कि कोलंबस को भ्रम था कि उसने भारत की खोज कर ली है, उसे वहां पे ज्यादा गोरे लोग दिखे, उसको लगा कि ये भारत के लोग हैं। ये अत्यधिक विचित्र विडंबना है अंग्रेजों के समक्ष। तो आप बताइए इसमें से कौन सा कथन सही है? केवल कथन 1 सही है, केवल कथन 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही हैं, और 1 और 2 दोनों गलत है? आप बताइए। तो इसमें आपके हो जाएंगे सी, 1 और 2 दोनों सही, ठीक है। उसने 1492 में खोज की थी अमेरिका की, और उसे लगा कि वो भारत में खोज कर लिया है, ठीक है। इसके बाद आते हैं कौन से, एक और हैं कैप्टन कुक, ठीक है। कैप्टन कुक है, इन्होंने किसकी खोज की थी? इन्होंने खोज की थी ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी इन्होंने, ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद ये कहां के निवासी थे कैप्टन कुक? कैप्टन कुक जो थे वो ब्रिटेन के थे, ठीक है, ब्रिटेन।
इसके बाद से एक और यात्री है तस्मान, जिनका नाम है तस्मान, ठीक है, ये है तस्मान। तस्मान कहाँ के यात्री थे? ये थे हॉलैंड के, ठीक है, तस्मान जो थे वो हॉलैंड के थे। इन्होंने किस चीज की खोज की थी? आधुनिक तस्मानिया, जिसे हम कहते हैं तस्मानिया, तस्मानिया, ठीक है। और एक और है नीदरलैंड, नीदरलैंड, इन्होंने एक नीदरलैंड की भी खोज की थी, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि वास्को डी गामा भारत के किस बंदरगाह पर 20 मई 1498 को आया था, ठीक है। अब मैंने आपसे पहले ही कहा था कि यहाँ प्रश्न होंगे 100 लेकिन आपको मिलेंगे 150 के बराबर, आप भरोसा रखिएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि वास्को डी गामा, ठीक है, कहाँ आया था? भारत आया था। कब आया था? 20 मई 1498 को, ठीक है। 20 मई 1498 को भारत पहुंचा, लेकिन कहाँ पहुंचा? कालीकट पहुंचा, ठीक है, कालीकट पहुंचा। कालीकट, अब मेरा यहाँ पे आपके लिए एक प्रश्न है कि कालीकट तो वो पहुंचा, पर किसके पथ प्रदर्शक एक जो थे वहां पे पथ प्रदर्शक थे, किसके सहायता से पहुंचा वो? कौन से वो पथ प्रदर्शक थे जिनकी सहायता से वो कालीकट पहुंचा? आप इनका नाम बताइएगा मुझे, और मैं आपको बता रहा हूं कि ये कालीकट पहुंचे, वहां पे इनका स्वागत किसने किया था? जमोरिन, ठीक है, जमोरिन थे। ध्यान रखिए कई जगह पुस्तकों में जमोरिन के बारे में ये भी कहा जाता है कि जमोरिन जो थी इनकी जो जमोरिन थी, जमोरिन, कई जगह पुस्तकों में ये कहा जाता है कि ये इस शासक की पैतृक उपाधि थी, ठीक है, तो इसको भी लेके चलना है, ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। फिर यहाँ पे कथन निष्कर्ष है कि कालीकट के हिंदू राजा जो जमोरिन थे, इन्होंने वास्को डी गामा का स्वागत नहीं किया, ठीक है, ये कथन है। अब देखिएगा कि स्वागत नहीं किया। दूसरा कथन ये कि वास्को डी गामा को मसाले व जड़ी बूटियां खरीदने की अनुमति मिली थी, ठीक है। आप बताइए क्या जमोरिन ने उनका स्वागत नहीं किया था? मैंने आपको इसके पहले वाले प्रश्न में ये बताया था कि जमोरिन ने उनका स्वागत किया था, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है कि जमोरिन ने उनका स्वागत नहीं किया था। दूसरा है कि वास्को डी गामा को मसाले व जड़ी बूटियां खरीदने की अनुमति मिली थी, ये मिली थी, तभी तो वो 60 गुना मुनाफा कमाया वहां जाके, तो ये सही है। तो यहां कौन सा है? कथन 2, केवल कथन 2 सही है, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि जब मसाले जड़ी बूटियां लेकर भारत से गया तो जितना उसकी यात्रा में खर्च लगा था, जितना वो पुर्तगाल से जब भारत पहुंचा था तो जितना खर्च लगा था, और वो पुनः जब भारत से पुर्तगाल गया तो जितना खर्च दोनों मिला के हुआ, उस मसाले और जड़ी बूटियों से वो पूरा खर्च का 60 गुना कमाया, 60 गुना मुनाफा हुआ। आप उम्मीद लगा सकते हैं कि वो कितना कमाया होगा, कितना धन संपत्ति वो बढ़ाया होगा उसके बाद। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग कि वास्को डी गामा को भारत से मसाले ले जाने पर यूरोप में लगभग कितने गुने का लाभ होगा? मैंने आपको पहले ही बताया कितने गुने का लाभ होगा, 60 गुने का लाभ होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत पहुंचने वाला दूसरा पुर्तगाली नाविक कौन था जिसने 1500 ईस्वी में कनूर में फैक्ट्री स्थापित की थी? अब बताइए, इसमें पेड्रो अल्वारेज कैब्राल है, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा है, फ्रांसिस्को अल्फांसो द अल्बुकर्क है, और नुनो डे कुन्हा है। अब बताइए इसमें कौन सा है? ये है कैब्राल है, ठीक है। ये जो पुर्तगाली नाविक कौन था जिसने 1500 ईस्वी में कनूर में फैक्ट्री स्थापित करी थी? ये कौन सा आंसर हो जाएगा इनका? पेड्रो अल्वारेज कैब्राल, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था? ये तो सबसे आसान प्रश्न है जो आप आसानी से बताएंगे मुझे, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप बताएंगे। ऑप्शन ए है अल्बुकर्क, ऑप्शन बी है फ्रांसिस्को डे अल्मेडा, ऑप्शन सी है कैब्राल, ऑप्शन डी है नुनो डे कुन्हा। आप बताइए इसमें कौन से थे? अंतरीप, अब बताइए भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था? अल्बुकर्क, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, कैब्राल, नुनो डे कुन्हा। प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था? ठीक है, ये था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। कब आया था? 1505 में ये वायसराय बनकर आया था, ठीक है। इससे पहले इसने अस्थायी फैक्ट्री भी स्थापित की थी, स्थायी फैक्ट्री भी स्थापित किया इसके आने के बाद से, ठीक है। अब आइए देखते हैं। अल्मेडा का मूल उद्देश्य सागर पर शांतिपूर्वक नौसैनिक
नियंत्रण स्थापित कर व्यापार करना था, और दूसरा कथन है कि इस नीति को ब्लू वाटर पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। तो ब्लू वाटर पॉलिसी, क्या ये दोनों सही है? तो यहाँ पे आपका कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। ठीक है, पहला क्या था कि अल्मीडा का मूल उद्देश्य ही ये था, जब वो 1505 में गवर्नर जनरल बन के वायसराय गवर्नर बन के भारत में आया, तो उसका मूल उद्देश्य ही ये था कि जो नौसेना था उस पर हमको अपना कब्जा जमाना था, क्योंकि समुद्री व्यापार ही एक ऐसा था जहां से वो लोग भारत पर नियंत्रण करना चाहते थे, नौसैनिक नियंत्रण स्थापित करने व्यापार करना था। और दूसरा क्या था कि शांत जल की नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी को हिंदी में कहते हैं शांत जल की नीति। ठीक है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। चोल के युद्ध में 1508 ईस्वी में पुर्तगालियों को किस संयुक्त सेना से पराजय मिली थी? आप बताइए मुझे। प्रश्न है कि चोल के युद्ध में, चोल का युद्ध कब हुआ था? 1508 ईस्वी में हुआ था। पुर्तगालियों को किस संयुक्त सेना से पराजय मिली थी? ठीक है, गुजरात मिस्र तुर्की संयुक्त बेड़ा था, डच अंग्रेज संयुक्त बेड़ा था, बीजापुर गोलकुंडा सेना था, मुगल सेना था। तो यहाँ कौन सा है? ऑप्शन है गुजरात मिस्र तुर्की संयुक्त बेड़ा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कथन है 1509 के दीव युद्ध में पुर्तगाली पराजित हुए थे। पहली बात तो ये कि 1509 ईस्वी में दीव युद्ध हुआ था कि नहीं हुआ था, इसको ध्यान में रखना है। इसके बाद दीव युद्ध के पश्चात पुर्तगाली हिंद महासागर में सर्वोच्च नौसैनिक बन, ये तो परफेक्ट है कि संयुक्त जो सर्वोच्च नौसैनिक थे 15वीं शताब्दी के आसपास, वो पुर्तगाली ही थे। पुर्तगाली ही जब समुद्र में व्यापार का अपना सीमा निर्धारण कर लिए भारत पर, खासकर बंगाल के एरिया में, तो वो ये सर्वोच्च नौसैनिक महासागर हिंद महासागर में उभरे, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। तो क्या यहाँ पर सिर्फ आपका कथन 2 सही होगा, क्योंकि दीव युद्ध जो है वो 1509 ईस्वी में नहीं हुआ था, ये 1510 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? वास्तविक संस्थापक की बात हो रही है यहाँ पे। पुर्तगाली यात्री कौन था? वास्को डी गामा। उसके बाद कौन आया? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ठीक है, कब आया? 1505 में। लेकिन वास्तविक संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? तो वास्तविक संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? ये है आपके अल्फांसो द अल्बुकर्क। ठीक है, अल्बुकर्क ये भी वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है। लेकिन ये कब गवर्नर बन के आया था भारत में? 1509 में। ठीक है, 1509 में। और यही वो गवर्नर है अल्फांसो द अल्बुकर्क जो 1510 में, ये है 1510 जब अल्बुकर्क बीजापुर के आदिल शाही से गोवा को जीतते हैं। ठीक है, बीजापुर के आदिल शाह से गोवा को जीतते हैं। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है। गोवा को जीता है किससे? बीजापुर के आदिल शाह से। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अल्बुकर्क ने अपना मुख्यालय यानी राजधानी कहाँ बनाया था? मुख्यालय इनके कहाँ थे अल्बुकर्क की? इन्होंने अपना मुख्यालय कहाँ बनाया था? कोचीन बनाया था। ठीक है, इनका मुख्यालय अल्बुकर्क ने अपना मुख्यालय कोचीन बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अल्बुकर्क ने 1510 में गोवा किससे जीता था? मैंने इससे पहले इस क्वेश्चन पे आपको करा दिया कि बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाही से। ठीक है, आपने यहाँ देखा, मैंने आपके पहले ही कहा कि 1510 में बीजापुर के आदिल शाही से इन्होंने गोवा को विजिट किया था। ठीक है, 1510 ईस्वी में। 1511 में अल्बुकर्क ने किस रणनीतिक स्थान को दक्षिण पूर्व एशिया की कुंजी कहते हुए जीता? किसे जीता था? आप बताइए। ऑप्शन ए है हॉर्मुज, ऑप्शन बी है मलक्का, ऑप्शन सी है सिंगापुर, ऑप्शन डी है जकार्ता। आप बताइए किसे जीता था इन्होंने? 1511 ईस्वी में अल्बुकर्क ने किस राजनीतिक स्थान को दक्षिण पूर्व एशिया की कुंजी कहते हुए जीता? ऑप्शन बी मलक्का को इन्होंने विजिट किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पुर्तगालियों ने अस्थायी पुर्तगीज आबादी बसाने हेतु भारतीय स्त्रियों से विवाह को प्रोत्साहित किया। ये बात बिल्कुल सही है। भारत का पहला ईसाई चर्च सेंट जेवियर चर्च
जो कि 1515 में गोवा में बना। ठीक है, अब बताइए इसमें कौन सा कथन सही है? केवल कथन एक सही है, केवल कथन दो सही है, कथन एक और दो दोनों सही है, कथन एक और दो दोनों गलत है। अब बताइए इसमें से कौन सही है? क्या पुर्तगालियों ने अस्थायी पुर्तगीज आबादी बसाने हेतु भारतीय स्त्रियों से विवाह को प्रोत्साहित किया था? नहीं। भारत का पहला ईसाई चर्च सेंट जोवियर चर्च 1515 ईस्वी में गोवा बना। कौन सा कथन सही है? केवल कथन एक, ओनली स्टेटमेंट वन इज करेक्ट। पहला ईसाई सेंट जोवियर चर्च 1515 ईस्वी में गोवा बना। तो आपका इसमें ऑप्शन सी दोनों कथन सही है। ठीक है, मैंने पहले ही कहा था कि आबादी बसाने है तो ये अंग्रेजों की ही नीति रही है, ये सिर्फ पुर्तगालियों की नीति नहीं रही है, ये सारे अंग्रेजों का ही, जो भी यूरोपवासी थे, चाहे वो पुर्तगाली हो, चाहे वो डच हो, चाहे वो फ्रांसिस हो, चाहे वो डेनिस हो, चाहे अंग्रेज हो, अगर भारत में वो लोग आए हैं, उनको युद्धों से हमारे भारत के शासक, चाहे हमारे भारत के जो भी लोग हैं, हराने की जब प्रयत्न किए हैं, तो उनका एक ही रणनीति रहा है कि यहाँ पर भारत में आओ और भारत में जो भी भारत की स्त्रियां हैं, भारत से वैवाहिक संबंध स्थापित करो, ताकि इससे हमें कुछ गिफ्ट मिले। और गिफ्ट के तौर पे क्या? गिफ्ट के तौर पे अब जैसे आप आगे ही देखेंगे इसमें प्रश्न में कि अंग्रेज के जो चार्ल्स द्वितीय हैं, उन्होंने शादी करी थी कैथरीन से और वहां पे उनको बंबई दहेज में मिल गया था। और बंबई को क्या किया था उन्होंने कि 10 बॉन्ड के हिसाब से 1668 के आई थिंक समथिंग उन्होंने अंग्रेज को उसे दे दिया था। ठीक है, तो ये सबकी नीतियां रही हैं। ठीक है, सिर्फ पुर्तगालियों की नीतियां नहीं रही हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। पुर्तगालियों की सागरीय व्यापार नियंत्रण परमिट प्रणाली का नाम क्या था? कार्टेज व्यवस्था थी ये, कार्टेज अरमेंडा काफिला व्यवस्था। ठीक है, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, उन लोगों ने व्यापारी करना कार्टेज व्यवस्था से प्रारंभ कर दिया था। प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? दीव और बेसिन पर पुर्तगाली अधिकार किसके साथ संधि से स्थापित हुई थी? ठीक है, दीव और बेसिन पर पुर्तगाली अधिकार किसके साथ संधि हुई, किसके साथ हुई संधि से स्थापित हुआ था? ठीक है, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा विजयनगर नरेश, गुजरात के शासक बहादुर शाह, बीजापुर के सुल्तान, मुगल बादशाह हुमायूं। मुगल बादशाह हुमायूं तो थे ही नहीं उसमें, गुजरात के शासक बहादुर शाह। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। गोवा को औपचारिक राजधानी किसने और लगभग कब बनाया था? अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये आपको दिखेगा, ये आपको कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में दिखा भी होगा आपको। ठीक है, कि गोवा को औपचारिक राजधानी किसने और कब बनाया था? देखिए मैंने कहा था कि आपको दिख रहे हैं 100 प्रश्न, लेकिन 100 प्रश्न आपको मिलेंगे नहीं, 150 से कम नहीं मिलेंगे। किसने बनाया था और कब बनाया था? ऑप्शन है आपको 1510 अल्बुकर्क, इससे तो जीता ही था गोवा को। नूनो डी कुन्हा 1530, अल्मीडा 1505 और 1500 में कैब्राल। अब बताइए ऑप्शंस आपके पास हैं। अल्बुकर्क 1510, नूनो डी कुन्हा 1530, अल्मीडा 1505, कैब्राल हो गया 1500 ईस्वी में। तो इसका होगा नूनो डी कुन्हा 1530 में। ठीक है, ऑप्शन 23 पे चलते हैं। और यहां पे एक और चीज बताते हैं, अल्बुकर्क के बाद, ठीक है, अल्बुकर्क के बाद पुर्तगाली गवर्नर कुछ ऐसा नहीं है कि नहीं आए हैं, बिल्कुल आए हैं, लेकिन अगर महत्वपूर्ण गवर्नर देखे जिसने कुछ किया पुर्तगाली व्यापार के लिए, चाहे जो भी पुर्तगालियों के परिप्रेक्ष्य से देखकर उन्होंने जो कुछ भी किया, वो एक ही थे। कौन थे वो? नूनो दा कुन्हा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। 22 नंबर प्रश्न है। पुर्तगालियों ने धार्मिक कट्टरता के तहत गोवा में 1560 में किस संस्था की स्थापना की थी? 1560 ईस्वी में किस संस्था की स्थापना की थी? यहाँ ऑप्शन है आपको गोवा इंक्विजिशन, कार्टेल संस्था, बीओसी, फरमान परिषद। आप बताइए कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए गोवा इंक्विजिशन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत में डच व्यापारिक कंपनी बीओसी का पूरा नाम क्या है? बीओसी का पूरा नाम क्या है? अब तो यहां से ऑप्शन देख के भी लगाया जा सकता है कि बीओसी का पूरा नाम क्या है। वेरिंगडे ओस्ट इंडिके कंपनी। ठीक है, इसको हम लोग यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड भी जानते हैं। ठीक है, इसका एक और नाम भी है यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। ठीक है, ये इस नाम से भी जानते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न हम ये देखते हैं, वीओसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ये तो एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वीओसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। 1596 में, 1600 में, 1602 में, 1605 में। इसकी स्थापना 1602 में हुई थी। मैंने पहले भी एक और नाम बताया, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया ऑफ नीदरलैंड। 1602 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। प्रश्न नंबर 25, भारत में डचों की प्रथम स्थायी फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई थी। यहाँ पे अस्थायी फैक्ट्री की बात कर रहा है। इससे पहले जो आपने वीओसी कंपनी को देखा वो अस्थायी कंपनी थी, ठीक है। नीदरलैंड की जो कंपनी थी वो अस्थायी कंपनी थी, ये अस्थायी कंपनी की बात कर रहा है। ऑप्शन ए है सूरत, ऑप्शन बी है मछलीपट्टनम, ऑप्शन सी है पुलिकट, ऑप्शन डी है चंद्रगिरी। इसका ऑप्शन जो होगा आपका मछलीपट्टनम। 1605 में इन्होंने इसकी स्थापना करी थी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी का जो अस्थायी कंपनी थी। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। ये भी कथन निष्कर्ष है कि डचों ने पुलिकट द्वीप कोरोमंडल तट पर एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। डचों ने 1610 ईस्वी में चंद्रगिरी के गोलकुंडा शासन से 500 पैगोडा वार्षिक कर पर व्यापारिक एकाधिकार स्थापित किया। तो आप बताइए इसमें केवल कथन एक सही है। कथन को ठीक से पढ़िए। डचों ने पुलिकट द्वीप पर एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। कथन दूसरा है कि डचों ने 1610 ईस्वी में चंद्रगिरी के गोलकुंडा शासक से 500 पैगोडा वार्षिक कर पर व्यापार अधिकार स्थापन किया। केवल कथन एक सही है, केवल कथन दो सही है, कथन एक और दो दोनों सही है, कथन एक और दो दोनों गलत है। इसका भी होगा सी, दोनों सही है। डचों ने पुलिकट द्वीप पर एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र भी स्थापित किया था इन्होंने व्यापार को मद्देनजर रखते हुए। दूसरा है कि डचों ने 1610 ईस्वी में चंद्रगिरी के जो गोलकुंडा के शासक थे उनसे 500 पैगोडा वार्षिक कर पर व्यापार एकाधिकार भी प्राप्त किया था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। डचों का प्रमुख व्यापारिक ध्यान किस वस्तु क्षेत्र पर केंद्रित था। किस वस्तु क्षेत्र पर केंद्रित था डचों का जो प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। इसीलिए तो डच भारत से भटक गए। इनका भटकने का, अंग्रेज इतना दिन तक कैसे टिके। अंग्रेज हो गए, पहले यात्री पुर्तगाल, ये कैसे टिके। सारे तो ऐसे ही टिके कि इन्होंने जहां अपना व्यापार स्थापित किया, भारत वहीं पे टिके रहे। लेकिन डच इंडोनेशिया के मसाला व्यापार पर ये केंद्रित हो गए। इनका ध्यान वहां आकर्षण की तरफ बढ़ गया, इसलिए वहां से ये लोग कट गए, ठीक है। तो ऑप्शन आपका ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ये फिर एक कथन निष्कर्ष, डचों ने वस्त्र व्यापार में दाम नियंत्रण हेतु कार्टेल प्रणाली अपनाई। कथन दो है कि डचों का मसाला व्यापार पर अत्यधिक केंद्रित रहना अंग्रेजों के लिए भारत में वस्त्र व्यापार का मार्ग खोलने वाला सिद्ध हुआ। डचों ने वस्त्र व्यापार में दाम नियंत्रण हेतु कार्टेल प्रणाली अपनाई। डचों का मसाला व्यापार पर अत्यधिक केंद्रित रहना अंग्रेजों के लिए भारत में वस्त्र व्यापार का मार्ग खोलने वाला सिद्ध हुआ। इसमें बताइए केवल कथन एक सही है, कथन दो सही है, कथन एक और दो दोनों सही है, कथन एक और दो दोनों गलत हैं, ठीक है। तो इसमें भी मेरे ख्याल से दोनों ही होगा। कथन एक और दो दोनों सही है, क्योंकि जो डच थे वो एक तो अंग्रेजों से युद्ध भी करते रहे, लड़ाई भी करते रहे अपना व्यापार स्थापित करने के लिए। अंततः उनको तो सारा चीज देके अंग्रेजों को वो स्थापित हो ही गए। और जो व्यापार में दाम नियंत्रण हेतु कार्टेल प्रणाली इन्होंने ही अपनाई थी व्यापार में अपने। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। डचों ने पुर्तगाली नौसेना को पहली बार लगभग किस वर्ष पराजित किया। लगभग किस वर्ष पराजित किया डचों ने पुर्तगाली नौसेना को किस वर्ष पराजित किया। ऑप्शन ए है 1600, ऑप्शन बी है 1608, ऑप्शन सी है 1615, ऑप्शन डी है 1650। ऑप्शन अब बताइए। पराजित किया 1615 ईस्वी में पराजित किया था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। कथन एक है कि भारत में डचों का आगमन पुर्तगालियों से पहले हुआ था। ये कहां से सही हो जाएगा कि डचों का आगमन पुर्तगालियों से पहले हुआ था। भारत में डचों की पहली स्थायी फैक्ट्री मछलीपट्टनम में 1605 में स्थापित हुई थी। इसमें कथन दो सिर्फ सही है। डच कहां से पहले आ गए। 1498 में तो पुर्तगाली ही आया था भारत में, डच तो उसके बाद भी आए। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में डचों को पुर्तगालियों की तुलना में सीमित प्रभाव तक क्यों रह जाना पड़ा। सर्वाधिक उपयुक्त कारण। यहां क्या प्रश्न कर रहा है कि सर्वाधिक उपयुक्त कारण।
सर्वाधिक उपयुक्त कारण बताना है इन सारे कारणों में से। पहला कारण क्या था कि डचों की पूंजी कम थी। क्या ऐसा था? डचों के पास पूंजी कम थी? नहीं थी, वो भी पूंजी से भरपूर थे। डचों का जो ध्यान था मुख्यतः इंडोनेशिया के मसाला द्वीपों पर केंद्रित हो जाए। यही ऑप्शन सही है। ये भटके कैसे? जब इनका ध्यान इंडोनेशिया के मसाला पर केंद्रित हो गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। कथन, डचों ने कार्टेल प्रणाली को वस्त्र व्यापार पर नियंत्रण बनाए रखने का प्रयास किया। ठीक है, कथन 2 है 17वीं सदी के अंत तक डच भारत की सबसे प्रमुख यूरोपीय व्यापारिक शक्ति बन गए। 17वीं सदी के अंत तक डच भारत की सबसे प्रमुख यूरोपीय व्यापारिक शक्ति बन गए। डचों ने कार्टेल प्रणाली से वस्त्र, इसमें आपका कार्टेल प्रणाली से वस्त्र व्यापार पर नियंत्रण बनाए रखने का प्रयास किया। 17वीं सदी के अंत तक डच भारत की सबसे प्रमुख यूरोपीय व्यापारिक शक्ति बन गए। इसमें कथन 2 गलत है और कथन 1 सही है। ठीक है, कार्टेल प्रणाली से वस्त्र व्यापार पर नियंत्रण रखने के प्रयास किया, ये सही है। उन्होंने ऐसे ही व्यापार को नियंत्रित किया था। प्रश्न अगला है कि 1602 में अस्थायी संगठन का नाम क्या था जिसने डचों के बिखरे व्यापारिक समूहों को एकीकृत किया? 1602 ईस्वी में स्थापित संगठन का नाम क्या था? 1602 ईस्वी में एक संगठन स्थापित हुआ था जिसका नाम क्या था, जिसने डचों के बिखरे व्यापारिक समूहों को एकीकृत किया? नीदरलैंड पहला ही था। नीदरलैंड, डच का तो यही कंपनी था, नीदरलैंड यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी VOC, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1602 में हुई थी। ये कैसी कंपनी थी? अस्थायी कंपनी थी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में डचों की उपस्थिति प्रारंभिक रूप से किस वर्ष के आसपास शुरू हुई? भारत में जो डचों की उपस्थिति है प्रारंभिक रूप से किस वर्ष के आसपास शुरू हुई? डचों की स्थिति 1596 में हुई थी। 1596 में। अब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन पहले तो मैंने ही बता दिया आपको आंसर, आपको पहले गेस करना है कि ऑप्शन क्या होगा। 1580 होगा, 1596, 1610, 1620। तो यहाँ आपका आंसर होगा 1596। ठीक है, एक थे कर्नेलियन हाउटमैन, कर्नेलियन थे हाउटमैन। ठीक है, इनके ही यही पहले यात्री थे जो भारत आए थे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा युग्म डच कंपनी है और स्थान है सुमेलित नहीं है? आप बताइए। डच का प्रथम फैक्ट्री मछलीपट्टनम में था, पुलिकट में सही है, चंद्रगिरी भी सही है, सूरत ये गलत है। प्रथम फैक्ट्री मछलीपट्टनम में थी, न कि सूरत में थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस शाही चार्टर से हुई थी? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना थी वो किस शाही चार्टर से हुई थी? महारानी एलिजाबेथ प्रथम 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में, राजा जेम्स प्रथम 1608 ईस्वी में, राजा चार्ल्स द्वितीय 1661 ईस्वी में, रानी विक्टोरिया 1857 में। ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं। और प्रश्न ये है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस शाही चार्टर से हुई थी? आप ये हमें बताने वाले हैं। आपके पास ऑप्शन 4 हैं और आपका आंसर हो जाएगा इसमें महारानी एलिजाबेथ प्रथम 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। ये आपका आंसर सही है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। कंपनी को प्रारंभ में कितने वर्षों के लिए व्यापार का एकाधिकार प्राप्त हुआ था? ये जो एकाधिकार प्राप्त हुआ था एलिजाबेथ द्वारा, प्रारंभ में वो कितने वर्ष के लिए हुआ था? ये ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। 15 वर्ष के लिए व्यापार का एकाधिकार इनको पहले दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। अंग्रेजों की भारत की पहली यात्रा किस वर्ष हुई थी? अंग्रेजों की भारत की पहली यात्रा किस वर्ष हुई थी? 1600 में, 1601, 1608, 1611। आप मुझे बताइए कब हुआ था? 1600, 1601, 1608, 1611। यहाँ इनके यात्रा 1601 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कैप्टन हॉकिंस कब सूरत पहुंचा? कैप्टन हॉकिंस कब सूरत पहुंचा और किस मुगल शासक के दरबार में गया? 1608 में जहांगीर के पास गया था, 1600 में अकबर के पास गया था, 1615 में शाहजहां के पास गया था, 1611 में औरंगजेब के पास गया था। ऑप्शन आपके सामने है और प्रश्न ये है कि कैप्टन हॉकिंस कब सूरत पहुंचा? कैप्टन हॉकिंस जो है कब सूरत पहुंचा और किस मुगल शासक के दरबार में गया था? अब ये सबसे आसान प्रश्न है और कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है कि जो कैप्टन हॉकिंस था वो कब गया था? 1608 में गया था,
1608 में कहाँ गया? जहांगीर के पास, जहांगीर के पास। शांति बनाए रखिए। इसका जो भी निर्णय था वो आगे के प्रश्नों में आपको दिख जाएगा आसानी से कि इसको व्यापार करने की छूट मिली जहांगीर के द्वारा कि नहीं दी गई, प्राप्त हुआ इसे व्यापार की जो था वो मिला कि नहीं मिला। अगला प्रश्न है कि हॉकिंस ने जहांगीर से तुर्की फारसी भाषा में संवाद किया, तुर्की फारसी भाषा में संवाद किया। कथन दूसरा है कि हॉकिंस भारत में तुरंत स्थायी व्यापारिक फैक्ट्री की अनुमति प्राप्त करने में सफल रहा। क्या ये दोनों कथन सही है? इसमें कथन एक सही है। मैंने पहले ही कहा था कि आप बस सेशन को कंप्लीट करिए, आपका सारा कॉन्सेप्ट यहां से क्लियर होगा कि हॉकिंस ने जहांगीर से तुर्की फारसी भाषा में संवाद किया, ये सही है। जहांगीर से उसने तुर्की और फारसी में संवाद किया, लेकिन क्या उसे व्यापारिक फैक्ट्री की अनुमति प्राप्त हुई? जहांगीर ने दिया? नहीं दिया। व्यापारिक जो फैक्ट्री की अनुमति प्राप्त करनी थी, इसके बाद जो अंग्रेज अधिकारी आया उसको मिला। ठीक है, अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। सूरत में अंग्रेजों की अस्थाई फैक्ट्री, अंग्रेजों की जो है अस्थाई फैक्ट्री किस वर्ष जहांगीर के फरमान से स्थापित हुई? अब बताइए, सूरत, in which year was the permanent English factory at Surat established by जहांगीर फरमान? ऑप्शन ए है 1608, ऑप्शन बी है 1611, ऑप्शन सी है 1613, ऑप्शन डी है 1615। यहां होगा आपका ऑप्शन सी, 1613 ईस्वी में जहांगीर का फरमान दिया गया। किसे दिया गया था ये भी नेक्स्ट प्रश्न में आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, सूरत व्यापार की प्रारंभिक अनुमति किस अंग्रेज कैप्टन को 1611 ईस्वी में मिल गई? 1611 ईस्वी में मिली। एक सेकंड, थोड़ा नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। 1613 ईस्वी में, ठीक है, 1600, ठीक है। सूरत व्यापार की प्रारंभिक अनुमति जो है किस अंग्रेज कैप्टन को 1611 ईस्वी में मिली? सूरत व्यापार की प्रारंभिक अनुमति किस अंग्रेज कैप्टन को 1611 ईस्वी में मिली? तो कौन से अंग्रेज कैप्टन थे? वो मिडल्टन थे, जिनको 1611 ईस्वी में मिली थी। सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में कब पहुंचा और वह किसका राजदूत था? वह किसका राजदूत था? किसका राजदूत था? जेम्स प्रथम का राजदूत था। जेम्स प्रथम का 1615 में पहुंचा था या 1611 में पहुंचा था? चार्ल्स प्रथम का राजदूत था कि एलिजाबेथ प्रथम का राजदूत था? प्रश्न क्या है कि सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में कब पहुंचा और वह किसका राजदूत था? ठीक है, और राजदूत किसका था? जेम्स प्रथम का। पहुंचा कब? 1615 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन थॉमस रो को आगरा, अहमदाबाद व बरोच में फैक्ट्री स्थापना की अनुमति मिली। कथन दूसरा है कि थॉमस रो की कूटनीतिक सफलता से अंग्रेजों को मुगल साम्राज्य में अस्थायी व्यापारिक आधार प्राप्त हुआ। थॉमस रो को आगरा, अहमदाबाद व बरोच में फैक्ट्री स्थापना की अनुमति मिलती है। कथन दूसरा है कि थॉमस रो को कूटनीतिक प्रणाली से, कूटनीतिक सफलता से अंग्रेजों को मुगल साम्राज्य में अस्थायी व्यापारिक आधार प्राप्त हुआ। ये दोनों कथन सही है? दोनों कथन सही है। अगर अंग्रेज कूटनीतिक रणनीति न अपनाते तो भारत में उनकी सफलता क्या प्राप्त होती? चाहे वो शासक हो, चाहे वो आम जनता हो भारत की, क्या ऐसा संभव हो पाता? तो हर जगह तो वो कूटनीति अपना के ही भारत में अपना कदम जमाए हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये रहा कि फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास की स्थापना किसने की और कब की? मतलब जॉब चारनाक, तो आप जानते हैं कि जॉब चारनाक को कहा जाता है कि इन्होंने कोलकाता की स्थापना की थी। कोलकाता की स्थापना इन्होंने की थी। तो आखिर इसकी स्थापना फिर किसने की थी? फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना करते हैं फ्रांसिस डे 1639 ईस्वी में। ठीक है, इसका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं हम लोग। बंगाल में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित होती है? हुगली में। किस वर्ष और किसकी अनुमति से स्थापित होती है?
यहाँ देखिए, ऑप्शन ए है 1651 शाह शुजा, ऑप्शन बी है 1690 औरंगजेब, ऑप्शन सी है 1698 अजीम उस शान, ऑप्शन डी है 1633 जहांगीर। अब आप मुझे बताइए कि बंगाल में अंग्रेजों की जो पहली फैक्ट्री थी हुगली में, किस वर्ष स्थापित की गई थी और किसकी अनुमति से स्थापित की गई थी? कहाँ स्थापित हुई है? आप तो देख रहे हैं हुगली में स्थापित हुई। कहाँ स्थापित हुई है? हुगली में। कब स्थापित हुई और किसकी अनुमति से? ये दोनों आपको बताना है, किसकी अनुमति से और कब। तो ये हो जाते हैं शाह शुजा साहब 1651 ईस्वी में। 1651 में शाह शुजा साहब, शाह शुजा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। कलकत्ता की स्थापना किसने की थी? मैंने पहले ही कहा था कि आपको जॉब चारनाक को कहा जाता है कि इन्होंने कलकत्ता की स्थापना की थी। अब कलकत्ता की स्थापना, अब देखिए ऐसा बहुत जगह एक किताब भी है, किताब का नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन जहां कहा गया है कि कलकत्ता पहले से ही वास्तविक अपने स्थिति में था, वास्तविक स्थिति में था। कोलकाता की स्थापना जॉब चारनाक ने नहीं की थी, ऐसा कहा जाता है, पर किताबी गणनाओं के अनुसार मान लिया गया कि जॉब चारनाक ने कलकत्ता की स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। लेकिन अगर ऑप्शन में अगर आपको प्रश्न ऐसा मिले कि कलकत्ता की स्थापना किसने की थी, तो आप ऑप्शन जॉब चारनाक ही लगाएंगे। आप किताब से लड़ने नहीं जाएंगे, आप आयोग से लड़ने नहीं जाएंगे, आप चुपचाप अपना आंसर दीजिएगा और आंसर देके आराम से आइएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जॉब चारनाक ने कलकत्ता की स्थापना किस वर्ष की थी? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि जॉब चारनाक ने कलकत्ता की स्थापना कब की थी? 1651 ईस्वी में, ऑप्शन ए 1651, ऑप्शन बी 1690, ऑप्शन सी 1698, ऑप्शन डी 1700। तो यहाँ आपका जो हो जाता है ऑप्शन 1690 ईस्वी में स्थापना करी थी इन्होंने। ये एक समिति थी, ये एक आयोग था जिसके ये अध्यक्ष थे। ठीक है, वहीं से इनको कहा जाता है। ऑप्शन क्वेश्चन 50 है, क्वेश्चन 50 भी है कि कथन है कि बंगाल के सूबेदार अजीम उस शान ने 1698 ईस्वी में अंग्रेजों को सुल्तानाती कलकत्ता में व गोविंदपुरी की जमींदारी दी थी। ये फिर थोड़ा सा कोई कथन टूक कट गया, इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं हम लोग। फोर्ट विलियम का प्रथम प्रेसिडेंट कौन बना? फोर्ट विलियम का प्रथम प्रेसिडेंट कौन बना? Who became the first president of Fort William? ऑप्शन ए है सर चार्ल्स अयर, ऑप्शन बी है जॉब चारनाक, जॉब चारनाक तो नहीं थे, फ्रांसिस डे, विलियम हैमिल्टन। तो ये जो हो जाएगा आपका आंसर सर चार्ल्स अयर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। कलकत्ता कब प्रेसिडेंसी नगर घोषित हुआ? कलकत्ता कब प्रेसिडेंसी नगर घोषित हुआ? कब तक यह ब्रिटिश शासन की राजधानी रहा? ये 1700 में घोषित हुआ था कलकत्ता, और 1774 से 1911 तक राजधानी रहा था। ठीक है, प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। बंबई अंग्रेजों को किस प्रकार प्राप्त हुआ? ये एक प्रश्न बहुत ही है और चैप्टर वाइज सारे लड़कों को ये दिखता भी है कि बंबई जो अंग्रेजों को किस प्रकार प्राप्त हुआ। ऑप्शन ए है युद्ध में जीता गया। क्या बंबई युद्ध में जीत के लिया गया उस समय? जब बंबई के अब अच्छे तरीके से जानते हैं कि अंग्रेजों की रणनीति क्या रही होगी मुंबई को जीतने के पीछे। मैंने पहले ही कहा था, पुर्तगाल राजकुमारी कैथरीन के से विवाह हुआ किसका? चार्ल्स द्वितीय का। चार्ल्स जो द्वितीय थे इनका चार्ल्स सेकंड का शादी हुआ। इनको क्या मिला? बंबई दहेज में मिला 1661 ईस्वी में, और उसका उन्होंने क्या किया? वापस 10 पाउंड की वार्षिक कर पर इन्होंने दे दिया। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। कथन है चार्ल्स द्वितीय ने बंबई कंपनी को 1668 ईस्वी में, 1661 में ये विवाह करते हैं और 1668 ईस्वी में 10 पाउंड के किराए पर दे दिया इन्होंने। इससे स्पष्ट होता है कि राजा को बंबई प्रत्यक्ष प्रशासन आर्थिक दृष्टि से अलाभप्रद प्रतीत हुआ। अलाभप्रद का मतलब क्या होता है? अलाभप्रद का मतलब होता है कि इंग्लिश में यहाँ पे देखिए अनप्रॉफिटेबल। इनको बंबई प्रॉफिटेबल दिखा ही नहीं, इनको लगा कि बंबई अनप्रॉफिटेबल है, हमारे लिए बंबई का उपयोग हम कर नहीं सकते हैं। वैसे भी राजा किस चीज का उपयोग करता है?
राजा तो सिर्फ संसाधनों का उपयोग करता है जो बनाए हुए हैं, जो लोगों के द्वारा बनाया जाता है। तो इन्होंने बम्बई को 10 पाउंड के किराए पर दे दिया। तो दोनों सही है यहाँ पे, कथन 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, कथन 1 और 2 दोनों सही है यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। नॉरिश मिशन जो है किस वर्ष और किसके उद्देश्य से भेजा गया था? नॉरिश जो मिशन है वो किस वर्ष और किसके उद्देश्य से भेजा गया था? 1698 अंग्रेजों से व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने हेतु। आपका ऑप्शन ए है 1698 औरंगजेब से व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने हेतु। ऑप्शन बी है 1715 फर्रुखसियर से मिलने हेतु। 1608 जहांगीर से मिलने हेतु। 1661 बम्बई से प्राप्त करने हेतु। ये आपके 4 ऑप्शन से आपका प्रश्न रहा कि नॉरिश मिशन जो है किस वर्ष और किस उद्देश्य से भेजा गया था? किस उद्देश्य से भेजा गया था, इसका आंसर बताइए। ये था ऑप्शन ए 1698 औरंगजेब से व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने हैं। तो ठीक है, 1698 ईस्वी में भेजा गया था। उद्देश्य क्या था? औरंगजेब से व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने का। ठीक है, 1698 ईस्वी में भेजा गया था। कब भेजा गया था? 1698 ईस्वी में भेजा गया था और औरंगजेब से व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने हेतु भेजा गया था। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नॉरिश मिशन के समय स्थापित प्रतिद्वंदी कंपनी का क्या नाम था? नॉरिश मिशन के समय स्थापित प्रतिद्वंदी जो कंपनी थी उसका नाम क्या था? इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट, न्यू ईस्ट इंडिया कंपनी, यूनाइटेड इंडिया कंपनी, रॉयल ईस्ट इंडिया कंपनी। ये 4 ऑप्शन है, आप बताइए कौन से ऑप्शन सही होंगे। ये होगा ऑप्शन ए इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। जॉन सरमन मिशन किस वर्ष और किस मुगल शासक के दरबार में भेजा गया था? क्या है कि जॉन सरमन मिशन किस वर्ष भेजा गया था और किस मुगल शासक के दरबार में भेजा गया था? ऑप्शन ए है 1698 औरंगजेब, ऑप्शन बी है 1715 फर्रुखसियर, ऑप्शन सी है 1717 जहांगीर, ऑप्शन डी है 1690 शाहजहां। कौन सा ऑप्शन सही होगा आप बताइए। ये होगा आपका 1715 फर्रुखसियर। ये होगा आपका ऑप्शन बी 1715 फर्रुखसियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये भी कथन है जॉन सरमन मिशन में, इसमें भी कथन 2 कटा हुआ दिखाई दे रहा है। कोई बात नहीं, नेक्स्ट प्रश्न पे ध्यान देते हैं। आपको मिल जाएंगे कथन, निष्कर्ष भी आपको अच्छे तरीके से दिखाई जाएंगे। 1717 ईस्वी के शाही फरमान से कंपनी को बंगाल में मुक्त व्यापार की छूट किस वार्षिक कर के बदले मिली? 1717 ईस्वी के शाही जो फरमान था उससे कंपनी को बंगाल में मुक्त व्यापार की, जो बंगाल था वहां पे मुक्त व्यापार की छूट की बात कर रहा है, किस वार्षिक कर के बदले मिली? 3000 रुपए, 10,000 रुपए, 500 पैगोडा, 30,000 रुपए। ऑप्शन ए है 3000, ऑप्शन डी है 30,000 रुपए, ऑप्शन सी है 500 पैगोडा, ऑप्शन बी है 10,000 रुपए। आप बताइए। तो ऑप्शन बी 10,000 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। 1717 ईस्वी के फरमान से सूरत में कर मुक्ति 1717 ईस्वी के फरमान से सूरत में कर मुक्ति किस वार्षिक भुगतान के बदले मिली थी? ये क्वेश्चन लगता है मुझे रिपीट हो गया है। 1717 2 क्वेश्चन रिपीट हो गए। ठीक है, 10,000 रुपए की वजह से मिली थी, आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। ब्रिटिश इतिहासकार ऑर्स जो थे वो 1717 के फरमान को क्या कहा इन्होंने? 1717 के फरमान को इन्होंने क्या कहा था? ऑप्शन ए है कैप्टन कंपनी का मैग्ना कार्टा, स्वर्ण अधिकार पत्र, व्यापारिक संविधान, कंपनी का अधिकार चार्टर। ऑप्शन ए कंपनी का मैग्ना कार्टा, ऑप्शन बी स्वर्ण अधिकार पत्र, ऑप्शन सी व्यापारिक संविधान कंपनी का, ऑप्शन डी कंपनी का अधिकार पत्र। आप बताइए क्या होगा आंसर। ऑप्शन ए कंपनी का मैग्ना कार्टा। ठीक है, ब्रिटिश जो ऑर्स थे उन्होंने 1717 के फरमान को क्या कहा था? कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा था। ठीक है, मैग्ना कार्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का? ये भी कथन निष्कर्ष है। 1717 के फरमान से बंबई कंपनी द्वारा ढाले सिक्के पूरे मुगल राज्य में मान्य हो गए। क्या ये सही था? कथन 2, यह फरमान भारत में अंग्रेजी शक्ति के भावी विस्तार की नीति माना जाता है। ऑप्शन ए कथन केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, केवल 3 सही है, 1 और 2 दोनों सही है और 1 और 2 दोनों गलत है। आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इसमें। 1717 के फरमान से बंबई में कंपनी द्वारा ढाले सिक्के पूरे मुगल राज्य में मान्य हो गए, ये सही था।
यह फरमान भारत में अंग्रेजी शक्ति के भावी विस्तार की नींव माना जाता है, ये भी सही था। तो यहाँ पे एक और दो दोनों कथन सही हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग आगे। भारत में सबसे पहले पहुंचने वाली यूरोपीय कंपनी कौन सी थी? सबसे पहले पहुंचने वाली यूरोपीय कंपनी कौन थी? आप बताइए, क्या वो अंग्रेज थे सबसे पहले पहुंचने वाले? ऑप्शन ए। क्या बी डच थे? क्या पुर्तगाली थे? क्या फ्रांसीसी थे? ये चार ऑप्शंस आपके पास हैं, आप बताइए कौन थे पहले। तो ऑप्शन सी पुर्तगाली थे ये। सबसे पहले आपको ऐसे भी पता है कि पहले पुर्तगाली आए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से किस स्थान पर अंग्रेजों ने सबसे पहले 1611 से 1613 ईस्वी तक अस्थायी व्यापारिक कोठी स्थापित करी? सबसे पहले अंग्रेजों ने 1611 से 1613 में अस्थायी व्यापारिक कंपनी, इसको ध्यान रखिएगा, अस्थायी व्यापारिक कोठी की बात कर रहा है, अस्थायी न कि अस्थायी। अस्थायी व्यापारिक कोठी की बात कर रहा है, तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, सूरत। यहां ऑप्शन बी सूरत सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। कथन, ये कथन कारण है। ये है कि कथन एक, अंग्रेजों ने कूटनीतिक यानी हॉकिंस, रो, सरमन, ये तीनों अंग्रेज थे। हॉकिंस थे, रो थे, सरमन थे, तथा व्यापारिक रियायतों, अंग्रेजों ने कूटनीति तथा व्यापारिक रियायतों, व्यापारिक रियायतें का 1717 का फरमान, दोनों का प्रयोग किया। और इस प्रयोग से क्या हुआ? इस प्रयोग से क्या मिला? यही संयुक्त राजनीति अंततः भारत में अंग्रेजी वर्चस्व स्थापित होने का एक प्रमुख कारण मानी जाती है। क्या ये दोनों कथन सही हैं? कि एक कथन से ऑप्शन है आपके पास, केवल कथन एक सही है, केवल कथन दो सही है, केवल कथन एक और दो दोनों सही हैं? तो यहाँ एक और दो दोनों सही है। अंग्रेज कूटनीति तो अपनाते ही थे, बिना कूटनीति अपनाए अंग्रेजों का काम नहीं चलता था भारत में, क्योंकि भारत के लोग थे ही बुद्धिमान और तेज, तो कूटनीति अपनाते थे। कौन कौन से ज्यादा प्रसिद्ध थे? हॉकिंस थे, रो थे, सरमन थे। व्यापारिक रियायतें इनकी थी, जो 1717 का फरमान था वो था 1717 का फरमान। ठीक है, यही सब कारण जो था अंग्रेजों का भारत में अंग्रेजी वर्चस्व स्थापित होने का एकमात्र कारण दिखा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे हम चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न था, भारत में यूरोपीय शक्तियों के बीच लगभग 200 वर्षों के संघर्ष में अंततः विजय किसकी हुई? 200 वर्षों के संघर्ष में अंततः विजय किसकी होती है? भारत में यूरोपीय शक्तियों का ऑप्शन ए है पुर्तगाल, ऑप्शन बी है डच, ऑप्शन सी है फ्रांसीसी, ऑप्शन डी है अंग्रेज। आपको पता है कि अंग्रेज आए तो सबसे बाद में, लेकिन गए सबसे अंत में। ठीक है, तो सबसे देर तक जो टिके रहे वो अंग्रेज ही थे। ठीक है, जिनसे हमें आजादी भी मिली एक तरीके से कहा जाए तो। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। थॉमस रो और जॉन सरमन मिशन का सही कालानुक्रम पहचाने। रो जो थे वो 1615, जो रो थे वो 1615। ऑप्शन ए है कि रो 1615 पहले, सरमन 1715 बाद में। सरमन पहले, रो बाद में। ऑप्शन सी है दोनों एक साथ भेजे गए। ऑप्शन डी है 1717 में रो और सरमन 1611 ईस्वी में। कौन सा ऑप्शन सही है ये आप बताइए। तो ऑप्शन ए है इसमें सही। रो 1615 में पहले आए, सरमन 1715 में आए, इसके बाद आए। ठीक है, ऑप्शन ए इसमें सही है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से भूमि प्राप्त कर फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना की थी। फोर्ट सेंट जॉर्ज ये क्या था? एक चर्च था। 1639 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास वर्तमान चेन्नई में स्थित है। क्या ये दोनों कथन सही है? ऑप्शन ए है कथन एक सही है, ऑप्शन बी है केवल कथन दो सही है, ऑप्शन सी ये दोनों कथन सही है। फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से भूमि प्राप्त कर लिया था और क्या स्थापना की थी वहां पे? फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना की थी 1639 ईस्वी में। ठीक है, और यही फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ स्थापित है? मद्रास में था, वर्तमान चेन्नई में स्थापित है। तो ये आपका दोनों
कथन सही है, कथन 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। मीर जुमला किस वर्ष के प्रसंग में डच अंग्रेज व्यापार कर विवाद से जुड़े मिलते हैं? डच और अंग्रेज व्यापार कर के विवाद से जुड़े मिलते हैं। 1651 ईस्वी, 1656 ईस्वी, 1690 ईस्वी, 1617 ईस्वी। आप बताइए किस वर्ष ये मिलते हैं? तो ये मिलते हैं 1656 ईस्वी में। कौन? मीर जुमला। यहां अगर आपको नहीं दिखता हो तो यहां मैं लिख दे रहा हूं कि मीर जुमला। ये थोड़ा सा यूनिक प्रश्न है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा दिमाग पे। आजकल के जो बीपीएससी हो, चाहे दरोगा हो, चाहे एईडीओ हो, खासकर ऐसे प्रश्न को ला रहे हैं जहां से आप पढ़ तो रहे हैं, प्रश्न आपको मिल भी रहे हैं, लेकिन प्रश्न कैसे मिल रहे हैं कि पुर्तगाली कौन पहले आया था, यूरोपीय पुर्तगाली थे, कौन आया था, वास्को डी गामा, कब आया था, 20 मई 1498 को। ठीक है, ऐसे ऐसे प्रश्न पहले पूछे जाते थे, लेकिन अब थोड़ा सा प्रश्न को यूनिक तरीके से पूछा जा रहा है। जैसे मीर जुमला हो गया, किस वर्ष के प्रसंग में डच अंग्रेज व्यापार कर विवाद। ये कोई सोचा भी नहीं होगा कि डच अंग्रेज व्यापार कर विवाद से जुड़े मिलते हैं। कौन? मीर जुमला। कब? 1656 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित है? युग्म को सम्मिलित करना है। युग्म को सम्मिलित करिए। फोर्ट विलियम कलकत्ता, फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास, फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास, फोर्ट विलियम प्रथम प्रेसिडेंटी सर चार्ल्स अय्यर, फोर्ट सेंट जॉर्ज स्थापन करता जॉब चरनाक। अब बताइए कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन डी सही सम्मिलित नहीं है। फोर्ट सेंट जॉर्ज की जो स्थापना करता है जॉब चरनाक, ये सही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। बंबई किस वर्ष अंग्रेज कंपनी को किराए पर दी गई थी? किस वर्ष दी गई थी? 1668 में दी गई थी। 1661 में तो विवाह करते हैं ये कैथरीन से, और 1668 में इनको दे दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि फ्रांस की पहली भारत व्यापार कंपनी द एंड ओरिएंटल की स्थापना किसने और कब की थी? किसने की थी स्थापना? किसने की थी और कब की थी? दोनों ध्यान रखना है। किसने की थी? लुई 14वें ने। लुई 14वें, X 10 और 14। कब की थी? कब की थी इन्होंने? तो 1664 ईस्वी में की थी। ठीक है, 1664 ईस्वी में की थी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन ए। मंत्री नहीं, लुई 14वें के मंत्री थे काल्बर्ट, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। लुई 14वें के जो मंत्री थे काल्बर्ट, इन्होंने इसकी स्थापना की थी, 1664 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं हम लोग। फ्रांसीसी सर्वप्रथम किस द्वीप पर पहुंचे परंतु उपनिवेश स्थापित करने में असफल रहे? मॉरिशस, मेडागास्कर, श्रीलंका, सुमात्रा। ऑप्शन ए है मॉरिशस, ऑप्शन बी है मेडागास्कर, ऑप्शन सी है श्रीलंका, ऑप्शन डी है सुमात्रा। बताइए आंसर क्या होगा आपका? ये होगा ऑप्शन बी, मेडागास्कर। ठीक है, फ्रांसीसी सर्वप्रथम किस द्वीप पर पहुंचे? मेडागास्कर, परंतु उपनिवेश स्थापित करने में असफल रहे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। भारत में फ्रांसीसियों की पहली कोठी कहां और कब स्थापित होती है? फ्रांसीसियों की पहली कोठी कहां और कब स्थापित हुई? आप बताइए इसका आंसर क्या होगा? फ्रांसीसियों की पहली कोठी कहां स्थापित होती है? सूरत। कब स्थापित होती है? 1668 में। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो गया? 1668 में। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये भी कथन निष्कर्ष है आपका। ये कथन है आपका, पहला कथन है कि भारत में फ्रांसीसियों की पहली कोठी की स्थापना नायक फ्रैंको कैरो के नेतृत्व में हुई थी। नायक फ्रैंको कैरो के नेतृत्व में हुई थी। दूसरा कथन यह है कि यह कोठी सूरत में 1668 ईस्वी में स्थापित की गई थी। नायक फेरो थे, सही बात है। 1668 ईस्वी में हुई थी, ये भी सही बात है। तो दोनों कथन सही है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। पौंडीचेरी की स्थापना किन दो व्यक्तियों ने की थी? पौंडीचेरी की स्थापना किन दो व्यक्तियों के द्वारा किया गया था?
क्या वो फ्रैंको मार्टिन व वेलांग दो लिस्पिने थे 1774 में, या डुप्ले व मार्टिन थे? ऑप्शन बी 1701 में, ऑप्शन सी थे काल्बर्ट व दी लाहे 1664 ईस्वी में, या ऑप्शन डी थे शेर खान लोदी व मार्टिन 1672 ईस्वी में। इसमें बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? ये थे फ्रैंको मार्टिन व वेलांग द लिस्पिने 1674 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, पौंडीचेरी की स्थापना किसने की थी? फ्रैंको मार्टिन व वेलांग द लिस्पिने 1674 ईस्वी में। पौंडीचेरी की स्थापना कब हुई थी? 1674 ईस्वी में। पौंडीचेरी की स्थापना कब हुई थी? 1674 ईस्वी में। आपको ये चीजें याद रखनी है, कौन किया था? फ्रैंको मार्टिन किए थे और वेलांग द लिस्पिने किए थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं हम लोग। पौंडीचेरी की भूमि फ्रांसीसियों को किससे प्राप्त हुई थी? पौंडीचेरी की जो भूमि थी वो फ्रांसीसियों को किससे प्राप्त हुई थी? ऑप्शन ए है गोलकुंडा के सुल्तान से, ऑप्शन बी है वलिंकुंडापुरम के सूबेदार शेर खान लोदी से, ऑप्शन सी है बीजापुर के सुल्तान से, ऑप्शन डी है मुगल बादशाह से। इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो ऑप्शन बी होगा। ठीक है, वलिकुंडापुरम के सूबेदार शेर खान लोदी से। ठीक है, ये वलिकुंडापुरम से याद आ गया कि जो मध्यकालीन भारत में जो चोल साम्राज्य था उसमें ऐसे ही नाम आपको मिलेंगे, अगर मैं उसका भी सेशन कराऊंगा तो गंगई कोट चोलपुरम, ऐसे ही सब उटपटांग नामे मिलेंगे, आपको मजा आएगा पढ़ के। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। फ्रांसीसियों ने 1672 ईस्वी में मद्रास के निकट किस स्थान पर अधिकार किया जिसे अगले वर्ष खो दिया? ध्यान रखिएगा कि किस स्थान पर अधिकार भी किया और अगले वर्ष उसे खो भी दिया। ऑप्शन ए है पौंडीचेरी, ऑप्शन बी है सेंट टोमे, ऑप्शन सी है माहे, ऑप्शन डी है कराईकल। अब बताइए कौन सा होगा? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ऑप्शन बी होगा सेंट टोमे। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को कि फ्रांसीसियों ने 1672 ईस्वी में मद्रास के निकट के स्थान सेंट टोमे को प्राप्त तो किया, अधिकार भी किया उस पर, कुछ दिन इस पे अपना व्यापार भी किया, लेकिन परंतु अगले ही वर्ष इसे खो भी दिया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। यह कथन निष्कर्ष है कि 1693 ईस्वी में डचों ने फ्रांसीसियों से पौंडीचेरी छीन ली। क्या यह कथन सही है कि 1693 ईस्वी में डचों ने फ्रांसीसियों से पौंडीचेरी को छीन ली? अगला कथन है कि 1697 ईस्वी की रिजविक की संधि द्वारा पौंडीचेरी अस्थायी रूप से डचों के पास ही रही। पहला कथन तो ये है कि 1693 ईस्वी में डचों ने फ्रांसीसियों से पौंडीचेरी को छीन ली। दूसरा कथन भी ये कहता है कि 1697 ईस्वी में रिजविक की संधि। अब यहां से आपको एक और प्रश्न बनता है कि रिजविक की संधि कब हुई थी? तो 1697 ईस्वी में। कब हुई थी? 1697 ईस्वी में। ठीक है, पौंडीचेरी अस्थायी रूप से डचों के पास ही रहे। केवल कथन 1 सही है, ऑप्शन बी केवल कथन 2 सही है, ऑप्शन सी कथन 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन डी कथन 1 और 2 दोनों गलत है। 4 ऑप्शन में से बताइए कौन सा आंसर होगा आपके? तो ये कथन 2 गलत है, कथन 1 सही है। ठीक है, 1693 ईस्वी में डचों ने फ्रांसीसियों से पौंडीचेरी छीन ली। जब डचों ने फ्रांसीसियों से पौंडीचेरी छीन ली तो 1697 ईस्वी में रिजविक की संधि द्वारा पौंडीचेरी अस्थायी रूप से डचों के पास रही, कि जब पहले ही छीन ली थी तो उन्हीं के पास ही थी। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। चंद्रनगर फ्रांसीसी कोठी किसकी अनुमति से और कब बनी? चंद्रनगर फ्रांसीसी जो कोठी थी किसकी अनुमति से बनी और कब बनी? ठीक है, ऑप्शन ए है शाइस्ता खां, ऑप्शन ए है शाइस्ता खां, ऑप्शन बी है अजीम उस शान 1698, ऑप्शन सी है औरंगजेब 1674, ऑप्शन डी है फर्रुखसिंह 1717। ये 4 ऑप्शन आप 4 विकल्प आपके पास है। आप 4 विकल्प में से ऑप्शन आंसर बताइए कौन सा होगा? शाइस्ता खां होंगे क्या 1690 1692 ईस्वी में? ऑप्शन बी है अजीम उस शान 1698, ऑप्शन सी है औरंगजेब 1674, ऑप्शन डी है फर्रुखसिंह 1717। ये हो गए आंसर। ऑप्शन ए शाइस्ता खां है जो 1690 से 1692 ईस्वी में। चंद्रनगर फ्रांसीसी कोठी किसकी अनुमति से बनी? तो शाइस्ता खां की अनुमति से बनी। कब बनी? 1690 से 92 में बनी। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। फ्रांसीसियों ने मॉरिशस, माहे और कराईकल क्रमशः किन वर्षों में अधिकृत किया था? मॉरिशस को भी, माहे को भी, कराईकल को भी। मॉरिशस,
माहे और कराईकल, इस तीनों क्षेत्रों को इन्होंने कब अधिकार किया? ऑप्शन 4 हैं 1721, 1725, 1739। ऑप्शन बी है 1701, 1715, 1745। ऑप्शन सी है 1674, 1690 और 1701। ऑप्शन डी है 1664, 1668 और 1672। आप बताइए चारों ऑप्शन में से कौन सा आंसर होगा। मैं आपको 2 से 3 सेकंड का ऑप्शन आपको टाइम दे रहा हूं क्या, ताकि आप सोच सके और बता सके क्या आंसर हो सकता है इसका। ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। 1721 में मॉरिशस को इन्होंने किया था, 1725 में माहे को किया था, 1739 में कराईकल को किया था। मॉरिशस को कब किया था? मॉरिशस को कब किया था? 1721 में, माहे को 1725 में और कराईकल को 1739 में। क्या किया था इन्होंने? अधिकृत किया था। किसने? फ्रांसीसियो ने। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। पौंडीचेरी को फ्रांसीसियो का मुख्यालय कब बनाया गया और इसके प्रथम महानिदेशक कौन था? 1701 में बनाया गया पौंडीचेरी को फ्रांसीसियो का मुख्यालय, या फिर 1674 में बनाया गया, या 1721 में बनाया गया, या 1664 में बनाया गया? इसके प्रथम महानिदेशक कौन थे? क्या 1701 में बनाया गया तो फ्रांसिस मार्टिन थे, या 1674 में बनाया गया तो फ्रैंको कैरो थे, या 1721 में बनाया गया तो डुप्ले थे, या 1664 में बनाया गया तो काल्बर्ट थे? तो इसका होगा आपका ऑप्शन ए सही, 1701। पौंडीचेरी को फ्रांसीसियो का मुख्यालय 1701 में बनाया गया था, और जो मार्टिन साहब थे ये इनके महानिदेशक बने थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। भारत में फ्रांसीसी सत्ता की वास्तविक और सुदृढ़ स्थापना किस गवर्नर के समय मानी जाती है? फ्रांसीसी सत्ता की स्थापना, फ्रांसीसी सत्ता की वास्तविक सुदृढ़ स्थापना, ठीक है, फ्रांसिस मार्टिन थे, डी लाहे थे, ऑप्शन सी डुप्ले, ऑप्शन डी वेलांग द लेस्पिने। बताइए क्या होगा। तो भारत में फ्रांसीसी सत्ता की वास्तविक या सुदृढ़ स्थापना, फ्रांसीसी में एक गवर्नर था जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध था, डुप्ले। डुप्ले, इंग्लिश में डुप्लिक्स लिखा है, डुप्ले। डुप्ले साहब जो थे वो काफी प्रसिद्ध थे अपनी रणनीतियों को लेकर, अपनी कूटनीतियों को लेकर और अपनी विचारधारा को लेकर। इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं भारत में आके, भारतीय के परिप्रेक्ष्य में किया हो या ना किया हो, पर अपने कंपनी के नेतृत्व में फ्रांसीसियों के लिए इन्होंने जरूर काम किया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न ये है कि सेंट टोमे में फ्रांसीसियों को गोलकुंडा सुल्तान और डचों की संयुक्त सेना में पराजित किया। सेंट टोमे में फ्रांसीसियों को गोलकुंडा सुल्तान व डचों की संयुक्त सेना ने पराजित किया। फ्रांसीसियों को गोलकुंडा सुल्तान व डचों की संयुक्त सेना ने पराजित किया, ठीक है, किया था। दूसरा कथन है कि यह पराजय 1672 ईस्वी में हुई, जब फ्रांसीसियों ने पहली बार सेंट टोमे जीता था। क्या ये सही है? ये पराजय 1672 ईस्वी में नहीं हुई थी, फ्रांसीसियों ने पहली बार सेंट टोमे को जीता था, ऐसा नहीं था। तो ये केवल कथन एक सही है, ठीक है, ओनली स्टेटमेंट वन इज करेक्ट। सेंट टोमे में फ्रांसीसियों को गोलकुंडा सुल्तान व डचों की संयुक्त सेना ने पराजित किया था। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। फ्रांसीसी नौसेना अध्यक्ष जिसने सेंट टोमे अभियान का नेतृत्व किया वो कौन था? फ्रांसीसी नौसेना अध्यक्ष था, फ्रांसीसी नौसेना अध्यक्ष वो कौन था जिसने सेंट टोमे अभियान का नेतृत्व किया था? डी लाहे था, फ्रैंको मार्टिन था, डुप्ले था, काल्बर्ट था, कौन था? तो ये फ्रांसीसी नौसेना अध्यक्ष डी लाहे था, ठीक है, जिसने इस अभियान का नेतृत्व किया था। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये भी कथन निष्कर्ष का है। पहला कथन, फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना 1674 ईस्वी में होती है। ठीक है, फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना 1674 ईस्वी में होती है। अंग्रेजी कंपनी 1600 ईस्वी में होती है, से लगभग 64 वर्ष बाद हुई। ये 1664 ईस्वी में और अंग्रेजी कंपनी 1600 ईस्वी में। बेसिक सी बात है कि फ्रांसीसी कंपनी
अंग्रेजों के बाद आया तो फ्रांसीसी कंपनी 1664 ईस्वी में स्थापना होती है और अंग्रेजों का कंपनी 1600 ईस्वी में लगभग 64 वर्ष बाद हुई। कथन दूसरा है कि यह विलंब भारत में फ्रांसीसियों की अंतिम पराजय का एकमात्र कारण था। क्या ये कारण था? भारत में फ्रांसीसियों की अंतिम पराजय का? कथन 1 सही, कथन 2 सही। कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? तो केवल कथन 1 सही है। ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। ठीक है। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में होती है, अंग्रेजी कंपनी 1600 में आती है। लगभग 64 वर्ष बाद फ्रांसीसियों की कंपनी की स्थापना होती है भारत में, क्योंकि अंग्रेज फ्रांसीसियों से पहले आ चुके थे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। फ्रैंको मार्टिन की मुख्य भूमिका क्या थी? फ्रैंको मार्टिन की मुख्य भूमिका क्या थी? ऑप्शन ए पौंडीचेरी का सह संस्थापक, 1674 ईस्वी में इसका प्रमुख था। चंद्रनगर का संस्थापक था। फ्रांसीसी कंपनी का प्रथम मंत्री था। सेंट टोमे विजेता सेनापति था। प्रश्न क्या है? फ्रैंको मार्टिन की प्रमुख भूमिका क्या थी? ऑप्शन ए पौंडीचेरी का सह संस्थापक था, 1674 ईस्वी में इसका प्रमुख बना। ठीक है। ऑप्शन बी है चंद्रनगर का संस्थापक था। ऑप्शन सी है फ्रांसीसी कंपनी का प्रथम मंत्री था। ऑप्शन डी है सेंट टोमे विजेता सेनापति था। क्या आंसर होगा आपका? इसमें आपका आंसर होगा फ्रैंको मार्टिन पौंडीचेरी का सह संस्थापक था और 1674 ईस्वी में इसका प्रमुख भी बना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87 पे आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 है कि पौंडीचेरी बस्ती की क्या विशेषता थी? ठीक है। पौंडीचेरी बस्ती की क्या विशेषता थी? यहाँ पौंडीचेरी बस्ती की विशेषता पूछ रहा था। ठीक है। ऑप्शन ए है आपका, यह पूर्ण रूप से किलेबंद बस्ती थी। ऑप्शन बी है यह असुरक्षित खुला बाजार था। ऑप्शन सी है यह केवल धार्मिक केंद्र था। ऑप्शन डी है यह अस्थायी शिविर था। यह अस्थायी शिविर तो था नहीं, पौंडीचेरी बस्ती अस्थायी शिविर तो था नहीं, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल कट गया। धार्मिक केंद्र, केवल धार्मिक केंद्र बोल रहा है, तो ये केवल धार्मिक केंद्र भी नहीं था। ठीक है, ये ऑप्शन भी कट गया। यह असुरक्षित खुला बाजार था। यह असुरक्षित खुला बाजार नहीं थी, यह बाजार था पर असुरक्षित खुला बाजार नहीं था। ठीक है, ये ऑप्शन भी कट गया। यह पूर्ण रूप से किलाबंद बस्ती थी। ठीक है, यह पूर्ण रूप से किलाबंद बस्ती थी। ऑप्शन ए सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। कथन पहला है कि फ्रांसीसियों ने 1721 ईस्वी में मॉरिशस पर अधिकार किया था। मैंने इससे पहले वाले प्रश्न पर भी आपके ऑप्शंस को क्लियर करवाया था कि मॉरिशस पे उन्होंने अधिकार कब किया था। जैसे कि इससे पहले वाला प्रश्न आप यहाँ का देख सकते हैं, जिसमें मैंने मॉरिशस के बारे में आपको बताया था। ठीक है, तो अब अगले प्रश्न में चलते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है कि फ्रांसीसियों ने 1721 ईस्वी में मॉरिशस पर अधिकार किया था। कथन दूसरा है कि फ्रांसीसियों ने माहे पर 1739 ईस्वी में अधिकार किया था। ये गलत है। माहे पर कब अधिकार किया था? 1725 ईस्वी में। ठीक है, मॉरिशस पर 1721 में अधिकार किया था, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ केवल कथन एक सही होगा। ठीक है, 1700 माहे पर कब अधिकार किया था? मैंने आपको पहले ही बताया था 1725 में। ठीक है, कराईकल पे इसके बाद था। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अब यहाँ युग्म सुमेलित नहीं है की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? ऑप्शन ए है पौंडीचेरी 1674। ऑप्शन बी है चंद्रनगर 1690 से 92। ऑप्शन सी है माहे 1725। देखिए यहाँ माहे 1725 ये युग्म सही सुमेलित है। ठीक है, ऑप्शन डी है मॉरिशस 1739। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल गलत है, मॉरिशस 1739 में नहीं था। अगला प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। लुई 14वें की किस मंत्री ने फ्रांसीसी भारत व्यापार कंपनी की स्थापना में मुख्य भूमिका निभाई थी? मुख्य भूमिका की बात कर रहा है तो कॉलबर्ट थे, रिसिल्यू थे, मजारिन थे और नेकर थे। ऑप्शन ए है कॉलबर्ट, ऑप्शन बी है रिसिल्यू, ऑप्शन सी है मजारिन, ऑप्शन डी है नेकर। तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा आपका, कॉलबर्ट ऑप्शन इसका सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। डेनिश व्यापारी भारत में कब आए थे? तो ये आप सभी को पता होगा, डेनिश व्यापारी भारत में कब आए थे? 1616 ईस्वी में आए थे। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। डेनो की प्रथम फैक्ट्री कहाँ और कब स्थापित की गई थी? वेयर एंड व्हेन वाज द फर्स्ट डेनिश फैक्ट्री एस्टैब्लिश्ड? ठीक है, डेनिशों की प्रथम फैक्ट्री जो है वो कहाँ
कहाँ और कब स्थापित की थी? कब? ठीक है, कब? अब बताइए, त्रावणकोर था, तंजौर जिला 1620। ऑप्शन ए है त्रावणकोर तंजौर जिला 1620। ऑप्शन बी है श्रीरामपुर 1616। ठीक है, ऑप्शन सी है मछलीपट्टनम 1618। ऑप्शन डी है सूरत 1620। यहाँ आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, त्रावणकोर तंजौर जिला 1620 ईस्वी में स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी? त्रावणकोर कब हुई थी? 1620 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। कथन पहला है कि डेनिश कंपनी की दूसरी फैक्ट्री सोरामपुर बंगाल में 1676 ईस्वी में स्थापित हुई थी। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1731 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, अब बताइए कथन एक और कथन दो में कौन सा कथन सही है? केवल कथन एक से। ऑप्शन ए है केवल कथन एक सही है। ऑप्शन बी है केवल कथन दो सही है। ऑप्शन सी है केवल कथन एक और दो दोनों सही है। ऑप्शन डी है कथन एक और दो दोनों गलत है। अब बताइए कौन सा सही है? ये आपका हो जाएगा कथन एक और दो दोनों सही है। ठीक है, कैसे? डेनिश कंपनी की दूसरी फैक्ट्री सोरामपुर बंगाल में स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1676 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1731 ईस्वी में हुई थी। कब? 1731 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मुख्यतः किसके साथ व्यापार किया? स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुख्यतः किसके साथ व्यापार किया? भारत, चीन, इंडोनेशिया, अफ्रीका। स्वीडिश वाले किससे व्यापार किए? ऑप्शन क्या है? चीन के साथ व्यापार किया इन्होंने। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। स्वीडिश कंपनी का भारत में अंत कैसे हुआ? स्वीडिश कंपनी का भारत में अंत कैसे हुआ? आप अंग्रेजों का भी अंत देखेंगे, पुर्तगालियों का अंत हो गया, डचों का हो गया, फ्रांसिस का हो गया, अब बचे स्वीडिश। स्वीडिश का अंत कैसे हुआ? आपका पहला ऑप्शन है 1745 ईस्वी में फैक्ट्रियां ब्रिटिश कंपनी को बेचकर, युद्ध में हराकर, मुगल फरमान रद्द होने से, दिवालिया होकर स्वतः बंद होकर। नहीं, इन्होंने 1745 ईस्वी में जो अपनी फैक्ट्रियां थी, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इन्होंने क्या किया था कि 1745 में अपनी सारी फैक्ट्रियां ब्रिटिश कंपनी को बेच दी और स्वतः वो इंडिया छोड़कर वापस चले गए। ठीक है, तो इससे इनकी कंपनी का अंत हो गया। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा ये है कि कथन ये भी है कि स्वीडिश कंपनी ने भारत के बजाय मुख्यतः चीन के साथ व्यापार किया। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। स्वीडिश कंपनी ने भारत के बजाय मुख्यतः चीन के साथ व्यापार किया। ठीक है, यही कारण था कि भारतीय उपमहाद्वीप में उनकी उपस्थिति सीमित व अल्पकालिक रही। अब बताइए इसमें कौन सा कथन सही है? क्या स्वीडिश कंपनी ने भारत के बजाय मुख्यतः चीन से व्यापार किया? मैंने बताया हाँ, सही है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि स्वीडिश जो कंपनी थी वो भारत के साथ व्यापार उसने नहीं किया, सीमित तौर पर किया, लेकिन चीन के साथ खुला बाजार किया, चीन के साथ अत्यधिक रूप से व्यापार किया। यही कारण था कि भारतीय उपमहाद्वीप पे उसकी उपस्थिति सीमित अल्पकालिक रही, सीमित हो गई। यही कारण था। अगर आप दो लोग हैं, तीन लोग हैं एक साथ, एक कंपनी मेरे से व्यापार कर रही है, अगर आपसे व्यापार नहीं कर रही है तो आपसे उसका व्यवहार सीमित तरीके से ही रहेगा, मेरे से व्यवहार उसका चलेगा। तो क्या यहाँ पे कौन सा कथन सही हो जाएगा? कथन एक और दो दोनों सही है यहाँ पे। ठीक है, कथन एक और दो दोनों सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का सही कालानुक्रम क्या है? ये तो सबसे आसान प्रश्न है, सबसे आसान प्रश्न है और आप आसानी से इसका उत्तर दे दीजिएगा, मुझे भरोसा है। तो आप इसका उत्तर बताइए। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन का सही कालानुक्रम चुने। ऑप्शन ए है पुर्तगाली, फिर अंग्रेज, फिर डच, डेनिश, फ्रांसीसी, स्वीडिश। ऑप्शन बी है अंग्रेज, पुर्तगाली। ऑप्शन बी तो पहले ही नहीं होगा, ऐसे ही इसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं। ऑप्शन सी भी नहीं होगा क्योंकि पहले डच है, पहले आया कौन थे? पुर्तगाली थे। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में आपको चुनना है। और ऑप्शन डी और ए और डी में क्या चुनना है आपको? क्या पहले पुर्तगाली आए थे? हाँ बिल्कुल आए थे। कंपनियों के आगमन की बात कर रहा है, न कि यूरोपीय देशों की बात कर रहा है कि पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर फ्रांसीसी आए, ऐसे करके उसकी बात नहीं हो रहा है, कंपनियों की बात हो रहा है। तो पहले पुर्तगाली आया, फिर अंग्रेज कंपनी आई, फिर डच आया, फिर डेनिश, फिर फ्रांसीसी, फिर स्वीडिश।
तो यहाँ ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम आगे। अगला प्रश्न क्या है हमारा कि यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के भारत आगमन का मूल उद्देश्य क्या था। ये भी सोचनीय और विचार करने वाला प्रश्न है कि यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का भारत आगमन का मूल उद्देश्य क्या था। क्या वो उपनिवेश स्थापित करने आए थे, क्या वो धर्म प्रचार करने आए थे, क्या वो व्यापार मुख्यतः मसाले और वस्त्र के लिए आए थे, क्या वो सैन्य अड्डे बनाने के लिए आए थे। इसमें से आपका कौन सा आंसर सही रहा। तो शुरुआत तो उनकी इसी चीज से हुई थी कि वो भारत में व्यापार करने आए थे। धीरे धीरे उनकी कूटनीतिक रणनीतियां बढ़ती गई और धीरे धीरे मसाले से उन्होंने भारत में राजनीतिक हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। शासकों के अंदर भी उन्होंने उनकी शासन व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, हर जगह हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया। इसी तरीके से उन्होंने भारत पर अपना काबू पाया। भारत में शासन, ऐसे ही लोगों ने नहीं कहा कि हम इतने दिनों तक गुलाम थे, उतने दिनों तक गुलाम थे। गुलामी का कारण यही था क्योंकि उनका मुख्य उद्देश्य क्या था, व्यापार करना। आए किस लिए थे यूरोपीय मुख्य रूप से व्यापार के लिए ही आए थे। व्यापार के सारे लोगों को तो उबले उबले खाना होता है, तो उबले उबले खा के उबल गए थे वो लोग, इसलिए उन्होंने व्यापार को एक अधिकार बनाया और व्यापार को मुख्य रूप से ही देखते हुए वो भारत में आए। धीरे धीरे प्रशासनिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, कूटनीतिक तौर पर भारत को उन्होंने हथिया लिया। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि 6 प्रमुख यूरोपीय शक्तियां पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, डेनिश, स्वीडिश, ठीक है, क्रमशः भारत व्यापार करने हेतु आती है। इनके बीच वर्चस्व संघर्ष में अंततः अंग्रेज विजयी होकर लगभग 200 वर्षों में व्यापार व शासन स्थापित कर बैठते हैं। कौन सा ऑप्शन सही है। ये थोड़ा सा कटा हुआ है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि 6 प्रमुख, पहला कथन है कि 6 प्रमुख यूरोपीय शक्तियां पुर्तगाली हो गया, डच हो गया, अंग्रेज हो गया, फ्रांसीसी, डेनिश, स्वीडिश क्रमशः भारत व्यापार करने हेतु आई भारत पे। इनके बीच वर्चस्व संघर्ष हुआ, अंततः अंग्रेज विजयी हुए और यहाँ पर भारत में शासन व्यवस्था अपनी स्थापित करी, चाहे वो 200 साल रहे, चाहे वो 300 साल रहे। ठीक है, यहाँ पे इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये 200 साल ही है, 200 वर्ष ही है। ठीक है, इन सभी के बीच तो संघर्ष हुआ ही, और सबसे बीच मजबूत अगर स्थिति देखा जाए तो किसकी थी, अंग्रेजों की थी। ठीक है, तो ये दोनों कथन सही है। आए तो सभी, पुर्तगाली भी आए, डच भी आए, फ्रांसीसी आए, डेनिश आए, स्वीडिश आए, सब, लेकिन सबको मात किसने दी, अंग्रेजों ने दी। पूर्णतः स्थापित किसकी सत्ता हुई यहाँ पे भारत में, अंग्रेजों की हुई। कैसे हुई, कूटनीतिक व्यवस्था अपना के हुई, राजनीति में हस्तक्षेप किया उन्होंने, प्रशासनिक व्यवस्था में हस्तक्षेप किया। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। लास्ट क्वेश्चन ये हमारा वीडियो का, कौन सा युग्म कंपनी स्थापना आगमन वर्ष सही सम्मिलित है। अब बताइए, सबसे आसान प्रश्न है आपका। पुर्तगाली 1498, अंग्रेज 1602, डच 1600, फ्रांसीसी 1616, डेनिश 1616। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, पुर्तगाली 1498। ठीक है, ये आपका पुर्तगाली 1498, 20 मई 1498 के जो आते हैं हमारे, कौन आते हैं, वास्को डी गामा साहब। ठीक है, तो ये सेशन हमारा कंप्लीट होता है यहाँ पे 100 क्वेश्चंस का। जैसा कि आपको पता है, आप इस सेशन को पूर्णतः कंप्लीट करिएगा, अच्छे से देखिएगा सारे क्वेश्चंस को। बाकी भी क्लासेस आपको ऐसे ही मिलती रहेंगी। और हाँ, एक चीज को ध्यान रखिएगा, अगर आपको कोई चीज इसमें दिखती है जिसे सुधार करने की आवश्यकता है तो आप बेशक कमेंट सेक्शन में बताएं, इस चीज को सुधार किया जाएगा, अमल में लाया जाएगा। और मैंने आपको पहले प्रश्न पे एक चीज कही थी, सबसे पहले प्रश्न पे मैंने एक बात कही थी कि वास्को डी गामा साहब तो भारत आए, पर उनको जो लाया था गुजराती पथ प्रदर्शक, वो कौन था। तो आप इस प्रश्न का जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और बाकी कमेंट सेक्शन में, जिसकी कमेंट सेक्शन में अगर सही उत्तर होगा उस पर हम लोग लाइक कमेंट कर देंगे, आपको समझ में आ जाएगा। धन्यवाद, अगले सेशन में मिलते हैं आपसे। नमस्कार।